देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के कई विधायक इस्तीफा देने के बाद आज शनिवार 1 फरवरी को भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजयंत जय पांडा की मौजूदगी में इन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा। आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में आदर्श नगर से पवन शर्मा, मादीपुर से गिरीश सोनी, जनकपुरी से राजेश ऋषि, बिजुआसन से बीएस जून, पालम से भावना गौड़, त्रिलोकपुरी से रोहित महरौलिया, कस्तूरबा नगर से मदन लाल और महरौली से नरेश यादव शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये विधायक चुनाव के लिए टिकट ना दिए जाने से नाराज थे और अन्य दलों के संपर्क में थे। वहीं कुछ विधायकों ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे साझा किए और भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। आम बजट 2025 को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफ बटोरने पर उतारू है। बजट पर खड़गे ने कहा कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास परिवारों से 54.18 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वसूला और अब वह 12 लाख तक की जो छूट दे रहे हैं उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रही हैं कि साल में 80,000 रुपए की बचत होगी, यानी हर महीने मात्र 6,666 की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि इस घोषणावीर बजट में अपनी खामियां छिपाने के लिए मेक इन इंडिया को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना दिया गया है। कुल मिलाकर ये बजट 2025 मोदी सरकार की ओर से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने केंद्रीय बजट 2025 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बार किसानों को बजट से काफी उम्मीदें थीं, खासकर इसीलिए क्योंकि सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि कृषि क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। सरकार मानती है कि कोविड महामारी के बाद लोग खेती की ओर लौट आए हैं, जिससे कृषि पर बोझ बढ़ गया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों के खर्चे तो बढ़े हैं, लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ी है। इसलिए एक संसदीय समिति, जिसके अधिकांश सदस्य सत्तारूढ़ गठबंधन के थे, ने 6 हफ्ते पहले अपनी रिपोर्ट में 4 उपायों की सिफारिश की थी। पहला यह था कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाया जाए, इसे बढ़ाकर 9,000 से 10,000 रुपए किया जाए। दूसरा, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। तीसरा, किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए और अंत में फसल बीमा योजना को ठीक किया जाए। लेकिन बजट इन चारों चीजों को पूरा करने में विफल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदर बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये भाजपा जो करती है केवल अडानी और अंबानी को मदद देने के लिए करती है। आज पेश किए गए बजट में आप देखेंगे कि इसका अंतिम लक्ष्य केवल 25 लोगों को लाभ पहुंचाना है। वे आपको बहुत कम देते हैं, लेकिन 25 लोगों को सभी लाभ मिलेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसने राज्य को खाली चोंबू यानी खाली बर्तन दिया है। सिद्धरमैया ने कहा कि उन्हें कर्नाटक के लिए बजट से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट देश के दृष्टिकोण से विशेष रूप से कर्नाटक के लिए बहुत निराशाजनक है। इस बजट में कोई दूरदर्शिता नहीं है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी विधायक मोहिंदर गोयल पर शनिवार को रोहिणी इलाके में एक सार्वजनिक रैली के दौरान कथित तौर पर हमला किया गया। वहीं इस हमले को लेकर पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव में आसन्न हार के मद्देनजर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 11 बजे हुई, जब रिठाला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोयल सेक्टर 11 के पॉकेट एच के स्थानीय निवासियों से बातचीत कर रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप विधायक कुछ लोगों के साथ एक स्थानीय निवासी के पुराने वीडियो पर चर्चा कर रहे थे, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जब मृतक के परिवार के सदस्यों को इसके बारे में पता चला तो वे बैठक में पहुंचे और आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और अवैध प्रवासियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में पार्टी के खिलाफ बड़ी लहर है, क्योंकि वह घपला, घुसपैठियों को पनाह और घोटाला वाली 3G सरकार चला रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले G का मतलब है घोटाले वाली सरकार, घोटालों को करने वाली सरकार। दूसरे G का मतलब है घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार और तीसरे G का मतलब है घपले करने वाली सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शाह ने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता इन चुनावों में अपनी पार्टी के खिलाफ लहर से वाकिफ हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों में एक इंसास राइफल और एक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शामिल है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब 8:30 बजे गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगल में उस समय शुरू हुई, जब राज्य पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड और विशेष कार्य बल के साथ साथ CRPF और कोबरा बटालियन नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पर नाराजगी जताई है और कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब को निराश किया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पंजाब के साथ खड़े नहीं होते, वो पंजाब को हमेशा निराश करते हैं। मुद्दा कोई भी हो, बीजेपी की सरकार पंजाब को निराश करती है। बजट में खेती पर ध्यान देने के लिए जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं वो पंजाब को नहीं मिल रहे, वो बिहार को मिल रहे हैं। जिन 100 जिलों की बात की गई है उनमें पंजाब का एक भी जिला नहीं है। ये पंजाब के किसान के साथ बड़ा धोखा है। हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा कि हमने पराली जलाने की बात की थी और कहा था कि हम इस मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हमें सरकार से कोई समाधान नहीं मिला। हमने फसलों में विविधता की बात की थी। हम चाहते हैं कि किसान विविध तरह की फसलें उगाएं, क्योंकि हमें पंजाब का पानी बचाना है, लेकिन इस मामले में भी हमें पूरी तरह निराश कर दिया गया। जितनी मांगे हमने दी थी उसमें से एक भी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। हमने एक रेलवे ट्रैक और 2 वंदे भारत ट्रेनें मांगी थी, उसमें भी हमें निराश किया गया। जिस भी मुद्दे की बात करें, पंजाब को निराश किया गया है। मुझे लगता है कि भाजपा पंजाब से नफरत करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बजट 2025 पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है कि ये बड़े घावों पर बैंडेड लगाने जैसा है। राहुल गांधी ने लिखा कि बुलेट से बने घाव पर सरकार ने बैंडेड लगाया है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक संकट से बचने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत थी, लेकिन सरकार के पास आइडियाज ही नहीं हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि इसमें किसान संगठनों की मांग को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा दिखता है कि वोकल को राहत मिली है, लेकिन लोकल को क्या मिला, किसानों को क्या मिला। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, कर्ज माफी की बात नहीं हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे उसकी कोई घोषणा नहीं हुई। किसान संगठनों की मांगों और खेती किसानी पर स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशें हैं उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि मनरेगा के आवंटन में पिछले साल के मुकाबले कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। MSME की बात तो सरकार करती है, लेकिन वो GST की जटिल व्यवस्था के बीच उलझा पड़ा है। GST में सुधार लाने की जरूरत है, उस बारे में वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। हालांकि साथ ही जयराम रमेश ने माना कि सरकार ने बजट में कुछ राहत दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने राहत तो दी है, लेकिन इससे खपत पर क्या असर पड़ेगा। कंजप्शन जो रुका हुआ है वो कितनी गति पकड़ेगा, ये वक्त ही बताएगा। उन्होंने आगे कहा कि निजी निवेशकों के लिए सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर कांग्रेस की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बजट 2025-26 से यह पता चलता है कि भाजपा कर देने वाले मध्यम वर्ग और बिहार के मतदाताओं को लुभा रही है। इन घोषणाओं का 3.2 करोड़ कर देने वाले मध्यम वर्ग और बिहार के 7.65 करोड़ मतदाता स्वागत करेंगे, लेकिन शेष भारत के लिए यह बजट PM मोदी के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों की तालियों से भरा सुखदायक शब्दों से अधिक कुछ नहीं था और इसमें सबसे क्रूर कटौती SC, ST और अल्पसंख्यकों के लिए आवंटन में की गई। हमास ने आज शनिवार को गजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत 3 और इस्राएली बंधकों को आजाद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों को हमास ने रेड क्रॉस को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इन 3 बंधकों को इस्राएली जेलों में बंद 183 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले आजाद किया गया।
इसराइली बंधकों को आज़ाद किए जाने के बाद इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में इन कैदियों को आज़ाद किया गया। युद्ध विराम लागू होने के बाद हमास अब तक कुल 18 इसराइली बंधकों को आज़ाद कर चुका है। माना जा रहा है कि इसके बाद अब हमास के कब्जे में 79 बंधक हैं। हालांकि इसराइल का मानना है कि इनमें से केवल 45 जीवित हैं। अब युद्ध विराम के दूसरे चरण में बाकी बचे बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिसके बाद तीसरे चरण के दौरान उन बंधकों के शव या अवशेष इसराइल को सौंपे जाएंगे जिनकी मौत हो चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.